चलिए आज आपको समय में पीछे लेके चलते हैं। कपिलवस्तु, शाक्य वंश का वो प्राचीन राज्य। ये वही जगह है जहाँ एक राजकुमार ने ज्ञान की खोज में अपना आलीशान महल हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तो आइए इस ऐतिहासिक जमीन के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। पता है, कपिलवस्तु को अक्सर एक ओपन म्यूजियम यानी कि खुला संग्रहालय कहा जाता है। और ये बात ना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कोई आम शहर नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ इतिहास मानो हर कोने में सांस ले रहा हो और हर कदम पर एक नई कहानी सुनने को मिलती है। और यहाँ हम कोई एक दो खंडरों की बात नहीं कर रहे हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 136। सिर्फ इस एक जिले में 136 पुरातात्विक स्थल यानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स मौजूद हैं। अब आप खुद सोचिए, इस जगह ने अपने अंदर कितना कुछ समेट रखा होगा। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो यही जानेंगे कि इसे खुला संग्रहालय क्यों कहते हैं। फिर राजकुमार के महल तिलौरा कोट की पड़ताल करेंगे। उनसे पहले के बुद्धों के निशान खोजेंगे। शाक्यों के नरसंहार की एक दुखद कहानी भी जानेंगे। और फिर पक्षियों के एक अद्भुत ठिकाने की सैर करेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी बताएंगे कि अगर किसी को इस महान राज्य तक पहुंचना हो तो कैसे पहुंचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कपिलवस्तु शाक्य राज्य की राजधानी हुआ करती थी, एक ताकतवर और खुशहाल नगर। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान बनी इसके सबसे मशहूर निवासी से। जी हाँ, ये वही धरती है जहाँ सिद्धार्थ गौतम ने एक राजकुमार की तरह अपनी जिंदगी गुजारी थी। ये जगह बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी से ज्यादा दूर भी नहीं है, जिसने इसे बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल बना दिया है। अब हम चलते हैं कपिलवस्तु की सबसे जरूरी जगह की तरफ, तिलौरा कोट। देखिए, ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, ये राजकुमार सिद्धार्थ का घर था, वो जगह जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती 29 साल बिताए थे। तिलौरा कोट का इतिहास ना बहुत पुराना और गहरा है। यहाँ इंसानी बसावट के जो पहले निशान मिले हैं वो 800 ईसा पूर्व के हैं, मतलब बुद्ध के जन्म से भी करीब 300 साल पहले। और 600 ईसा पूर्व आते आते तो ये एक मजबूत किलेबंद शहर बन चुका था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1960s में जो खुदाई शुरू हुई थी वो आज भी चल रही है और नए नए राज हमारे सामने ला रही है। तो इन खुदाइयों में आखिर मिला क्या? अरे, लगभग एक पूरा का पूरा शहर ही मिल गया। पुराने स्तूप, मठ, महल के हिस्से, सिक्के बनाने की एक फैक्ट्री, तालाब और सड़कें। सोचिए, 600 ईसा पूर्व का एक पूरे शहर का ढांचा मिला है। इससे पता चलता है कि उस दौर की सभ्यता कितनी गैलिशमिश, कितनी एडवांस्ड थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खोजें हुई है ना, ये सिर्फ अंदाजे नहीं है। जैसा कि सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट कोश प्रसाद आचार्य बताते हैं, ये सारी खोजें पुराने चीनी यात्रियों फाहियान और युएन त्सांग के लिखे हुए ट्रैवल अकाउंट से हूबहू मेल खाती हैं। ये कमाल है, जहां मॉडर्न साइंस और पुराना इतिहास एक साथ आकर एक ही कहानी सुनाते हैं। लेकिन कपिलवस्तु का आध्यात्मिक महत्व सिर्फ सिद्धार्थ गौतम तक ही नहीं है। इस इलाके का जुड़ाव उन बुद्धों से भी है जो उनसे पहले इस धरती पर आए थे, और यही बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना देती है। सबसे पहले बात करते हैं निग्रो धर्म की। ये बहुत ही भावुक कर देने वाली जगह है। ये वही जगह है जहां ज्ञान पाने के बाद बुद्ध पहली बार अपने पिता राजा शुद्धोधन से मिले थे। सोचकर देखिए वो पल कैसा रहा होगा। यहीं पर उन्होंने अपने परिवार को अपना पहला उपदेश भी दिया था। इसके अलावा यहाँ दो और बहुत महत्वपूर्ण जगहें हैं। एक है गोटी हवा, जहाँ क्रंकचंद बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ 900 ईसा पूर्व के अवशेष तक मिले हैं। और दूसरी जगह है निगली हवा, जो कनक मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। यहाँ सम्राट अशोक का बनवाया हुआ 249 ईसा पूर्व का एक टूटा हुआ स्तंभ आज भी मौजूद है। लेकिन हर महान कहानी में कुछ दुखद मोड़ भी होते हैं। तो अब हम कपिलवस्तु के इतिहास के एक ऐसे ही काले पन्ने की ओर चलते हैं, शाक्यों का नरसंहार। इस संख्या को देखिए, 77,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भयानक त्रासदी की याद दिलाता है। सगरवहा नाम की एक जगह पर कोसल के राजा विरुधक ने बदले की आग में 77,000 शाक्यों का कत्लेआम कर दिया था। आज भी वहां पर उन मारे गए शाक्यों की याद में बने कई स्तूप मौजूद हैं, जो उस दर्दनाक घटना की खामोश गवाही देते हैं। अच्छा,
इतिहास की इन गहरी और दुखद यादों से निकलकर अब कपिलवस्तु का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखते हैं। एक ऐसा रूप जहां प्रकृति अपने पूरे सबाब पर है। चलिए जगदीशपुर झील की ओर चलते हैं। ये कोई मामूली झील नहीं है। 1557 हेक्टेयर में फैली इंसानों की बनाई हुई ये झील 22,000 से ज्यादा पक्षियों का घर है। खास तौर पर सर्दियों में यहाँ हजारों मील दूर से प्रवासी पक्षी आते हैं और तब ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। और जरा सोचिए, ये पक्षी आते कहाँ से हैं? साइबेरिया, चीन, रूस, मंगोलिया, इतनी दूर दूर की जगहों से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ये पक्षी सिर्फ यहाँ सर्दियाँ बिताने आते हैं। इससे इस झील की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इतना सब जानने के बाद मन में ये सवाल तो आता ही है कि इस अद्भुत जगह पर जाया कैसे जाए। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में इस प्राचीन भूमि की यात्रा से जुड़ी कुछ काम की बातें जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पहुँचने का सबसे आसान तरीका है काठमांडू से भैरवा तक की फ्लाइट, जो करीब 45 मिनट की है। फिर वहाँ से 1 घंटे का बस का रास्ता है। रुकने के लिए तौली हवा में कई अच्छे होटल हैं, या फिर जगदीशपुर झील के पास किसी होम स्टे में भी रहा जा सकता है। और हाँ, वहाँ जाए तो स्थानीय थारू खाना जरूर ट्राई करना चाहिए, जैसे डिकारी और घोंघी। 2 दिन घूमने का खर्च एक व्यक्ति के लिए करीब 10,000 रुपए आ सकता है। तो ये थी कपिलवस्तु की कहानी, जहाँ इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति तीनों एक साथ मिलते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर किसी को 2500 साल पुराने एक राज्य के खंडहरों के बीच चलने का मौका मिले तो वो वहाँ क्या खोजने की उम्मीद करेगा? ज्ञान, शांति, या शायद अपने ही अतीत का कोई भूला हुआ हिस्सा?